जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। आज की हमारी क्लास रहने वाली है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो होता है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एंजाइम्स के नेम आते हैं, ग्लैंड का नेम आता है, कौन कौन सी ग्रंथियाँ रिस्पॉन्सिबल होती हैं पाचन तंत्र में, कौन कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा ऑर्गन का लेंथ कितना होता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि लीवर का भार कितना होता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत का भार कितना होता है, ईसोफेगस का लंबाई कितना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। बाकी और भी एंजाइम्स के नाम पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो छोटे छोटे वीडियो में हम ये सारे चैप्टर को या इस सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन सबसे पहले समझ लीजिए कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, सिंपल का मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब जब भी आप कोई खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी अचार सलाद कुछ भी खाते हो, तो वो सारे के सारे फूड जो होते हैं वो जुड़े हुए अवस्था में होते हैं। जैसे ये मुट्ठी है वैसी अवस्था में होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, जितने भी पाचन तंत्र के एंजाइम्स होते हैं वो इन बंधन पे एक्ट करते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जिस बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है वो इस बॉन्ड को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं बीच में से। तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाने से ये काफ़ी छोटे हो जाते हैं आकार में, और डाइजेशन करके हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो फूड खाने का जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो जाता है। हम फूड किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं। तो उस एनर्जी को तक लाने में जो मेन रोल होता है वो किसका किसका होता है, एंजाइम्स का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, अलग अलग ऑर्गन्स का होता है। तो समझ गए डाइजेशन क्या होता है कि किसी बड़े पदार्थ को, बड़े भोज्य पदार्थ को छोटे और पाच्य पदार्थों में कन्वर्ट करने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज अ डाइजेशन। से एक फिगर से समझे तो ये है जो भी आप खाते हो, ये ऐसे बड़े बड़े टुकड़े के फॉर्म में होता है। अब इस पर जब कोई एंजाइम काम करती है तो ये क्या करती है, इनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देती है, और तब तक तोड़ती रहती है जब तक कि इनसे एनर्जी ना निकल जाए। जैसे पुलिस गुंडे को पीटता है जब तक कि उसे सच्चाई ना निकल जाए, ठीक उसी तरह एंजाइम जो होता है हमारे फूड मटेरियल के ऊपर तब तक अपने एंजाइम्स की क्रिया कराता रहता है जब तक कि उससे एनर्जी ना निकल जाए, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये होता है डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन शब्द का सबसे पहले जो यूज़ किया था, डाइजेशन शब्द का यूज जो किया था वो किया था जीन फर्नल ने। जेन फर्नल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डाइजेशन शब्द का यूज़ किया था। ये हो गई इसके बारे में नॉलेज। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कुछ ऑर्गन से और कुछ ग्लैंड से मिलके बनता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्लैंड क्या होती है, तो जो भी हार्मोन निकालता है, जो भी हार्मोन का स्रावण करता है, उस अंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि के बारे में पता करना है तो आपको वो वाली क्लास लेनी पड़ेगी। फिलहाल हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो एक चार्ट आपको देखना पड़ेगा, उससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। चार्ट समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि फूड जो हम खाते हैं क्या डाइजेस्ट करना है। फूड में मतलब क्या, दाल चावल में क्या, तो जितने भी फूड हम खाते हैं, जैसे कुछ भी खाना, हम आसपास में जितने भी भोज्य पदार्थ हमारे मिलते हैं, उन सभी भोज्य पदार्थों में मेनली 5 प्रकार के बायोमोलिक्यूल होते हैं। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, जैव अणु, जो कि किसी भी पदार्थ में पाए जाते हैं और उनका अलग अलग नेचर होता है। तो मुख्यतः 4 से 5 प्रकार के जो बायोमोलिक्यूल होते हैं वो हमारे खाने वाली पदार्थों में होते हैं। जैसे उनमें पहला बोले तो कार्बोहाइड्रेट, सबने नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा मिलता है हम प्रोटीन, क्योंकि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट ही यही है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। तीसरा होता है लिपिड। चौथा होता है विटामिन, जिसको विटामिन भी कहा जाता है। और 5वां होता है फैट। फैट को कभी कभी हम लिपिड में ही गिन लेते हैं। तो ये कुछ 4-5 बायोमोलिक्यूल हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी करती है, और उसी को पूरा करने के लिए हम खाना खाते हैं। और हमारी बॉडी उनको क्या करती है, उन खाने में से जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको निकालती है, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करती है, शरीर में कोशिकाओं में एब्जॉर्ब करती है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी के थ्रू क्या होता है, पास आउट हो जाता है। तो ये है कुछ बायोमोलिक्यूल्स। अब सभी बायोमोलिक्यूल को पचाने के लिए अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं।
जैसे कि हर एक ऑर्गन जो होता है वो अलग अलग प्रकार का एंजाइम सीक्रेट करता है, हर एक ऑर्गन में अलग अलग प्रकार के बायो मॉलिक्यूल का पाचन होता है। ऐसा नहीं है कि माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो जाएगा, माउथ में ही प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा, माउथ में लिपिड का डाइजेशन हो जाएगा। अगर इस प्रकार की क्रिया चलती तो सारा कुछ बॉडी का पार्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सारा कुछ जब माउथ में डाइजेशन होना है तो ऐसा नहीं होता है। सब हर एक बायोमॉलिक्यूल का डाइजेशन अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में होता है। क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हर एक बायोमॉलिक्यूल के पास अपना एक बॉन्ड होता है, वो अलग अलग बॉन्ड से जुड़े होते हैं और हर एक बॉन्ड का अलग नेचर होता है, तो उसको तोड़ने के लिए अलग प्रकार का एंजाइम काम करता है। जैसे क्रिकेट की बात करें तो फिलहाल क्रिकेट चल रहा है, तो हर एक टीम के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि हर एक टीम का प्लेयर जो होता है कुछ 19 कुछ 20, तो हर एक टीम के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, अलग अलग देश से खेलने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो सेम उसी प्रकार से जो अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पचाने के लिए अलग अलग प्रकार का एंजाइम सीक्रेट होता है, और वो भी अलग अलग बॉडी ऑर्गन से। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में हमारा प्रेजेंट होता है, मतलब दो अगर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं तो उनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर हिंदी में कहें तो ग्लाइकोसिडिक बंध। और दो प्रोटीन के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। दो लिपिड के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बंध प्रेजेंट होता है, तो एस्टर बंध। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स में कोई खास प्रकार का बंध नहीं होता है, ये सारे इस सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा ये क्या करते हैं, जुड़े होते हैं। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताइए दो कार्बोहाइड्रेट के अणुओं के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, या फिर एक कार्बोहाइड्रेट का अणु दूसरे कार्बोहाइड्रेट के अणु से किस बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, प्रोटीन में आपका पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, और लिपिड में पाया जाता है एस्टर बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, इन तीनों को पचाने के लिए अलग अलग बॉडी ऑर्गन जो होता है, अलग अलग अंग अलग अलग प्रकार का एंजाइम सीक्रेट करता है, और अलग अलग भागों में ही इनका क्या होता है, पाचन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अभी हम पाचन तंत्र के जिन भागों की बात कर रहे थे, यही वो सारे पार्ट्स हैं जिनके द्वारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो पाचन तंत्र जो होता है वो मेनली दो भागों में डिवाइडेड होता है। पहला भाग जो होता है वो होती है उसकी ग्रंथियाँ, और दूसरा भाग जो होता है वो होता है आहार नाल। आहार नाल एक सिंगल ऑर्गन नहीं है, जबकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन सभी भागों से होकर के हमारा भोजन गुजरता है, और वहीं पे रुक रुक के थोड़ी देर, 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 1 घंटे 2 घंटे, इन थोड़े थोड़े समय में रुक करके उसका पार्शियल डाइजेशन होता रहता है। जैसे पहले माउथ में है तो माउथ में कुछ घंटे तक रहेगा, कुछ मिनट तक रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि माउथ में आप कितने समय तक भोजन को रखते हैं, वहाँ पे कुछ डाइजेशन होता है। फिर आता है फैरिंग्स में, फिर उसके बाद ईसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर आपका बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके पार्ट्स आपसे पूछ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। और सबसे मेन बात ये होती है कि कुछ भाग जो ऐसे होते हैं बॉडी के जो पाचन में तो मदद करते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं होते हैं। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पूछ देगा कि इनमें से किस में भोजन मतलब प्रवेश करता है और किस में भोजन नहीं प्रवेश करता है। तो जो भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होगा केवल उसी में भोजन प्रवेश करता है, बाकी जितने भी ऑर्गन होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प तो करते हैं लेकिन उनके अंदर भोजन प्रवेश नहीं करता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो होता है माउथ यानी मुंह, दूसरा होता है फेरिंग्स जिसको ग्रसनी बोलते हैं, फिर होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस, और फिर नेक्स्ट होता है आपका स्टमक, अमाशय, फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, फिर आता है आपका एनस। तो ये सारे जो मेनली पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे किसके पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के पार्ट्स होते हैं। इन सभी में भोजन क्या होता है, प्रवेश करता है। कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनमें भोजन प्रवेश नहीं करता, जैसे कि आपका हो गया लीवर और पैनक्रियाज। इनमें भोजन प्रवेश तो नहीं करता लेकिन इनकी जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसको, भोजन को पचाने के लिए। तो इनको इस ऑर्गन में न रख करके हम कहाँ रखते हैं, ग्रंथियों की कैटेगरी में रखते हैं। ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, 4 ग्रंथियाँ होती हैं मेनली।
पाचन ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 4 ग्रंथियाँ होती हैं। पहली है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ आती हैं। दूसरा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी स्टमक का, यानी अमाशय की जितनी भी ग्रंथियाँ रहेंगी उसको क्या हम कहेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का संबंध किससे है? स्टमक से है। पैनक्रियाज जो होता है वो होता है आपका छोटी आंत से लगा होता है, छोटी आंत से सटा हुआ होता है। फिर आता है आपका लीवर। लीवर जो होता है वो स्टमक से सटा होता है। ये सारे के सारे भर भर के एंजाइम सीक्रेट करते हैं कहाँ? डाइजेस्टिव सिस्टम में, और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया तो समझ लिए 50% काम आपका यहीं पे हो गया। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, पाचन तंत्र जो होता है वो क्या करता है कि जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे एनर्जी निकलवाने का काम करता है। फिर उनको कितने भी हद तक तोड़ना हो वो क्या कर देगा? तोड़ देगा। पाचन तंत्र के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रंथियाँ, दूसरा होता है एलिमेंट्री कैनाल। ग्रंथियाँ जो होती हैं टोटल 4 होती हैं। पहला लार ग्रंथियाँ, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसका संबंध किससे होता है, यानी वो किस ऑर्गन के आसपास घूमता रहता है? स्टमक के। तीसरा पैनक्रियाज, किससे सटा होता है? छोटी आंत से। चौथा होता है लीवर। लीवर किससे सटा होता है? वो भी स्टमक से सटा होता है। तो ग्रंथियाँ 4 होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 भाग होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? माउथ। दूसरे भाग को फेरिंग्स। तीसरे भाग को ईसोफेगस। चौथे भाग को स्टमक। 5वें भाग को स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इसके बाद जो होता है वो फूड क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। फूड नहीं निकलता, वेस्ट मटेरियल निकलता है। जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो किसके थ्रू निकलते हैं? एनस के द्वारा। ठीक है। उसमें एक और पार्ट आ जाता है आपका रेक्टम। इन दोनों से होते हुए क्या होता है? वेस्ट मटेरियल हमारा शरीर के बाहर निकल जाता है। माउथ में जो होता है वो भौतिक पाचन होता है, फिजिकल डाइजेशन, और इसी के साथ साथ रासायनिक पाचन भी होता है, यानी केमिकल डाइजेशन। अब भौतिक पाचन क्या होता है, रासायनिक पाचन क्या होता है? तो भौतिक पाचन मतलब भोजन को कूटना। तो कूटने का काम कौन करता है? दांत करता है। तो माउथ में हमारा भौतिक पाचन भी होता है। और रासायनिक पाचन कैसे होता है कि माउथ में ही जो होती हैं लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। तो वो लार ग्रंथियाँ जो हैं एंजाइम सीक्रेट करती हैं, जिससे रासायनिक पाचन भी होता है। तो माउथ में हमारा 2 प्रकार का पाचन होता है, भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। अब आते हैं फेरिंग्स पे। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ये बस क्या करता है? भोजन को नीचे ढकेलने का काम करता है। जैसे खाना कुचलने के बाद हम क्या करते हैं? उसको निगलते हैं। तो उसमें हमारा मेन रोल कौन प्ले करता है? फेरिंग्स। उसके बाद ईसोफेगस जो होती है, एक पतली सी लंबी सी नली होती है, जिसके द्वारा भोजन क्या होता है? नीचे जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मूवमेंट के द्वारा ईसोफेगस से भोजन पास होता है? तो उसका आंसर होगा पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू जो भोजन होता है वो हमारा माउथ से लेकर के कहाँ आता है? स्टमक में आता है। फिर आते हैं स्टमक में। स्टमक में जो होता है कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं और जो अलग अलग प्रकार के पदार्थों का डाइजेशन करता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं क्या? डुओडेनम। दूसरे पार्ट को बोलते हैं जेजुनम। ये तीनों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और थर्ड पार्ट को बोलते हैं क्या? इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। पहला होता है डुओडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद होता है, उसी में कंबाइंड होता है। फिर आता है एनस, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट भाग होता है। उसके बाद आता है आपका रेक्टम, और इसके बाद किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। पाचन जो होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन तक ही खत्म हो जाता है। एनस और रेक्टम में केवल वेस्ट मटेरियल जो होता है वो स्टोर होता है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। कौन से ऑर्गन में किस बायोमॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम माउथ की। तो माउथ में जो है केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, बाकी ना तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ना तो लिपिड का होता है, ना तो विटामिन का होता है।
ये याद रखने का बेस्ट तरीका है। इसको अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा कि किस अंग में किस भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। तो माउथ में हम बात करें तो माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, वो भी किस एंजाइम के द्वारा? सलाइवरी अमाइलेज। क्योंकि माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है, सलाइवा जो है कि लार को कहते हैं, और अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम का पहचानने का तरीका होता है। यानी अमाइलेज जिसमें लगा होगा वो एंजाइम केवल और केवल किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ऐसे ही लाइपेज लगा होगा तो लिपिड का पाचन करेगा, प्रोटीएज लगा होगा तो प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है, और एमाइलेज लगा होगा तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। ये कुछ थोड़े थोड़े टिप्स है जिसको आप आसानी से याद रख करके पूरा चार्ट को एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। स्टमक की बात करें तो स्टमक में जो है कार्बोहाइड्रेट का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, इसमें केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वो भी एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन। प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए स्टमक में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला तो होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। तो ये बहुत ही बारीक चीज़ है कि पेप्सिन और रेनिन दोनों के दोनों होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो दो एंजाइम की जरूरत क्यों है? तो रेनिन जो है वो केवल और केवल क्या होता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन होता है इन द प्लेस ऑफ पेप्सिन। और जबकि जो एडल्ट्स होते हैं उनमें रेनिन ना होकर के क्या होता है? पेप्सिन होता है। रेनिन छोटे बच्चों में क्यों होता है? क्योंकि रेनिन जो है वो स्पेशलिस्ट माना जाता है मिल्क के डाइजेशन के लिए, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर किसका सेवन करते हैं? दूध का सेवन करते हैं। तो उनके स्टमक में रेनिन नाम के एंजाइम की अधिकता होती है, जो कि कहाँ होता है? स्टमक में होता है। किस पदार्थ का डाइजेशन करता है? तो वो करता है प्रोटीन का डाइजेशन। बाकी स्टमक में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, केवल और केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है और लिपिड का डाइजेशन होता है। स्टमक में किसका? प्रोटीन का और लिपिड का। लिपिड को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज, जैसा कि मैंने पहले बताया। और क्योंकि ये स्टमक में पाया जा रहा है तो इसका नाम हम रख देंगे क्या? गैस्ट्रिक लाइपेज। जैसे स्टमक में पाए जाने वाले ग्लैंड्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कह दे रहे थे, वैसे स्टमक में पाए जाने वाले लाइपेज एंजाइम को हम क्या नाम रख देंगे रिलेट करके? गैस्ट्रिक लाइपेज। क्योंकि लाइपेज बहुत सारे हैं, लाइपेज स्टमक में भी है, लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, लाइपेज पैनक्रियाज में भी है। तो अलग अलग लाइपेज में कंफ्यूज होने से अच्छा हम क्या कर देंगे? उसका नामांकन कर देंगे कि स्टमक से रिलेटेड है तो गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाज से रिलेटेड है तो पैनक्रियाटिक लाइपेज, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है तो उसका कुछ दूसरा नाम रख देंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि माउथ में किसका किसका डाइजेशन होता है? केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का। एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। दूसरी बात आती है स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? तो स्टमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन का। एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन, जो कि एडल्ट्स में पाया जाता है। रेनिन, जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है। लिपिड के डाइजेशन के लिए क्या होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। अब बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, पैनक्रियाज की, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और लिपिड का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का पाचन नहीं होता है और ना ही विटामिन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए इसमें क्या होते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। जैसा कि मैंने पहले बताया, एमाइलेज यहाँ भी, एमाइलेज यहाँ भी। क्योंकि ये माउथ में है तो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू हो रहा है तो सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाज में है तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्लियर है? और लिपिड के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारे चीज़ों की डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे अधिक डाइजेशन, अगर आपसे पूछे कि शरीर के किस भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाचन होता है तो वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम में केवल स्मॉल है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिपिड का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में और विटामिन का भी पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी बड़े मॉलिक्यूल का डाइजेशन नहीं होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। इसमें केवल और केवल किसका डाइजेशन होता है? विटामिन का डाइजेशन होता है। बात करें अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की, यानी कि इसके बाहरी बाहरी जो गुण होते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, 3-4 चीजें जो पूछी जाती हैं वो होती हैं कि माउथ का पीएच कितना होता है, भोजन कितने समय तक किस किस ऑर्गन में रहता है, उसका भार कितना होता है, लंबाई कितनी होती है और उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो माउथ का जो पीएच होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, यानी क्षारीय होता है। एक ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो पीएच वैल्यू है वो बदलती रहती है। तो मुंह का जो माउथ होता है, मुख गुहा होती है, उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है।
स्टमक का एसिडिक यानी अम्लीय होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का फिर से हमारा कितना होता है, बेसिक होता है। लीवर के पीएच से हमको कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि फूड उसमें एंटर करता नहीं है। हमारा भोज्य पदार्थ लीवर में एंटर नहीं करता है, जिस जिस ऑर्गन में एंटर करता है केवल उसका पीएच हमको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो माउथ का पीएच कितना होता है, 6.2 से लेकर के 7.6 यानी कि हाईली बेसिक इन नेचर होता है। स्टमक का कितना होता है, 1 से लेकर 3 तक यानी एसिडिक इन नेचर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है बेसिक, यानी जैसे जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट की तरफ, जैसे 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है डुओडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। तो इलियम की ओर हम जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है, यानी एसिडिक से किस में कन्वर्ट होने लगता है, बेसिक इन नेचर होने लगता है। अब समय की बात करें तो फूड जो है कितने कितने समय तक रहता है, तो सबसे ज्यादा फूड जो है वो कहाँ रहता है, टिका हुआ रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी आप कुछ भी खाते हो उसको कितने कितने अंतराल के बीच में खाना चाहिए, कम से कम 2 से लेकर 6 घंटे के अंतराल तक खाना चाहिए, फटाफट फटाफट नहीं खाना चाहिए। तो फूड को पचने में कितना समय लगता है, यानी स्टमक में भोजन पदार्थ कितने समय तक रहता है, 2 से लेकर 4 घंटे तक रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 से लेकर 6 घंटे तक रहता है। लीवर से हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि फूड उसमें एंटर करता नहीं है। माउथ में आपके इच्छा अनुसार है, आप चाहे तो 2 घंटे तक मुंह में फूड को रख सकते हैं, आप चाहे तो तुरंत उसको डाइजेस्ट करके नीचे पास कर सकते हैं। तीसरी बात करें वेट की, तो मुंह के वेट से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको मेनली मतलब है स्टमक से, इंटेस्टाइन से और लीवर से। तो जो स्टमक का भार होता है वो होता है 2 से लेकर 4 पाउंड तक, कि छोटा होता है इसलिए इसका भार हम पाउंड्स में काउंट करते हैं, यानी लगभग 1.8 केजी के लगभग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है 3.5 पाउंड यानी 3.5 पाउंड के लगभग होता है। लीवर का भार सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। इसका भार होता है 1.5 से लेकर 2.5 किलोग्राम तक। लेंथ की बात करें, लंबाई की, तो स्टमक की लंबाई होती है 12 इंच। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो सबसे लंबा होता है, 7 मीटर लंबा होता है। लीवर की लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लैंड्स की बात करें तो माउथ में जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। स्टमक की ग्रंथियां जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है जो कि आपकी शरीर की अंदर की जो लेयर होती है उसको किसी भी प्रकार के केमिकल से, एंजाइम से बचाती है। क्योंकि अभी तक आप सुनते आ रहे हैं कि हर एक भोजन पदार्थ को पचाने के लिए क्या हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक एंजाइम सिक्रीट किए जा रहे हैं। तो हमारी जो शरीर की जो वॉल है, मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो भी तो किसी न किसी बायोमोलिक्यूल से ही मिलके बनी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भोजन पदार्थ पचाने के चक्कर में हमारी बॉडी का अंदर वाला झिल्ली क्या हो जाए, पच जाए। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, म्यूकस सेल लगा होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ ऐसा ग्लिसरीन जैसा हमारे बॉडी की झिल्लियों पे लगा होता है, जो कि उनको एंजाइम से बचाता है। तो म्यूकस सिक्रीट करती है। दूसरा होता है पेप्टिक सेल, जो कि क्या सिक्रीट करती है, पेप्सिन। सिक्रीट करने का मतलब क्या होता है, सिक्रीट करने का मतलब होता है उत्सर्जित करना, निकालना। तो पेप्टिक सेल जो होती है पेप्सिन सिक्रीट करती है, जो कि किसका डाइजेशन करती है, प्रोटीन का। तीसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल, HCl सिक्रीट करती है, जो कि पाचन में मदद करता है और वॉल को भी प्रोटेक्ट करता है। तो स्टमक में कितने प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं, एक ग्लैंड पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस सेल का काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना, पेप्टिक सेल का काम होता है पेप्सिन सिक्रीट करना, और ऑक्जेंटिक सेल का काम होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करना। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें एक ग्लैंड पाया जाता है, लीवर कुहन। ज्यादा डीप में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर कुहन। और लीवर में पाई जाने वाली ग्रंथि वो आपको लीवर में पढ़ा दिया है, जाके ग्लैंड्स वाला चैप्टर चेक करिएगा, उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।